गुड इवनिंग एवरीवन। मैं गवर्नमेंट कॉलेज बेमेतरा से गेस्ट लेक्चरर सृष्टि श्रीवास्तव। इस वीडियो में विश्व के प्रमुख व्यापार संघ के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि सेकंड सेमेस्टर में आर्थिक भूगोल का एक टॉपिक है। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के व्यापारिक स्वरूप में भारी बदलाव आया, क्योंकि उसके बाद जहां एक ओर विकसित राष्ट्रों का नया समीकरण शुरू हुआ, वहीं दूसरी ओर गुलामी से मुक्त राष्ट्रों की संख्या बढ़ती गई। फलतः इस नई परिस्थिति ने विश्व के देशों को नए ढंग से सोचने के लिए बाध्य किया। व्यापारिक हित रक्षा, राजनीतिक एकता, परस्पर सहयोग, उत्पादों के लिए उचित मूल्य की प्राप्ति, व्यापारिक स्पर्धा के नियंत्रण और विविध प्रकार के आर्थिक संरक्षण के कारण विश्व के देश अनेक आर्थिक व्यापारिक संघों में एकत्र होने लगे। विश्व व्यापार में बढ़ता टकराव और विकसित तथा विकासशील देशों के बीच की खाई को पाटने में गैट तथा अनकटाड की भूमिका जहां कल्याणकारी रही, वहीं क्षेत्रीय संघों की भूमिका स्वार्थ प्रेरित थी। समय के साथ इन क्षेत्रीय संघों ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए। साधन और तकनीकी में पिछड़े राष्ट्र अपने संघों की मदद से स्वयं के बनाए राह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे विश्व के कुछ प्रमुख व्यापारिक संघ कौन कौन से हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कौन सी? अनकटाड। ठीक है, मतलब UNCTAD, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो राष्ट्रीय संघ के तत्वावधान में द्वितीय विश्व युद्ध से पीड़ित राष्ट्रों को सहारा देकर आगे बढ़ने के लिए बनाई गई। इसकी स्थापना 1964 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते के बाद इसके अस्तित्व को स्वीकार करना आवश्यक हो गया, क्योंकि विकसित राष्ट्रों को कच्चा माल और बाजार की आवश्यकता थी, तो नवोदित राष्ट्रों को माल और अपने कच्चा माल के लिए बाजार की आवश्यकता थी। फलतः अपनी मेलजोल, विचार विमर्श और परस्पर विश्वास जनित लाभ के लिए अनेक व्यापारिक समझौते किए गए। इस संस्था का मूल उद्देश्य विकसित और विकासशील देशों के मध्य होने वाले व्यापार को व्यवस्थित करना है। इस संस्था को विश्व मुद्रा कोष से सहायता मिलती है ताकि भुगतान संतुलन को सुलझाया जा सके। यह सत्य है कि विकासशील देश संख्या में अधिक होते हुए भी विकसित देशों से मुकाबला करने में असमर्थ रहे हैं। इस संस्था की सदस्यता विश्वव्यापी है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो कि इस प्रकार हैं। जिसका पहला उद्देश्य है विश्व व्यापार से संबंधित मूलभूत नीति का निर्धारण करना। दूसरा उद्देश्य है तकनीकी विकास के संदर्भ में ऐसी नीति का निर्धारण करना ताकि विकासशील देश भी विकसित हो सके। तीसरा उद्देश्य है ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना जो तकनीकी विकास के लिए अवस्थापनात्मक तत्वों को सृजित कर सके। शोध और प्रयोग द्वारा तकनीकी विकास को विकसित कर वित्तीय और मानवीय गुणवत्ता को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका पांचवा उद्देश्य है कम विकसित राष्ट्रों को सहायता देकर तकनीकी विकास में आगे बढ़ाना ताकि वे अपना बोझ स्वयं ढो सकें। फिर छठवां उद्देश्य है विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच वैचारिक दूरी को यथासंभव कम करना। और इसका सातवां उद्देश्य है सहकार और सहभागिता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और एकता को बढ़ावा देना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व व्यापार संगठन, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, व्यापार में परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हतोत्साहित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विभिन्न समस्याओं को सुलझाने हेतु गेट की स्थापना की गई थी। कब? 30 अक्टूबर 1947 को, जिसको मैंने अपने जो पिछला वीडियो था विश्व के प्रमुख व्यापार संघ का, उसमें मैं बता चुकी हूँ गेट के बारे में। उसकी स्थापना कब की गई थी? 30 अक्टूबर 1947 को। तो उसका अस्तित्व 12 दिसंबर 1995 को समाप्त हो गया। उसके स्थान पर
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में एक अधिक शक्तिशाली संगठन विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO की स्थापना की गई। गेट के 8वें चक्र की वार्ता, जिसे यूरोपीय चक्र के रूप में जाना जाता है, के डंकल प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अंततः 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को के मराकस नगर में गेट के 124 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कर दी गई। 30 दिसंबर 1994 को इस समझौते पर हस्ताक्षर कर भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य बन गया। गेट के सभी सदस्यों द्वारा 1 जनवरी 1995 तक WTO की सदस्यता ग्रहण न कर पाने के कारण यह निर्णय लिया गया कि गेट का अस्तित्व अभी 1 वर्ष और अर्थात 1995 तक बना रहेगा। अंततः लगभग 5 दशक तक विश्व व्यापार पर निगरानी रखने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अस्तित्व 12 दिसंबर 1995 को समाप्त हो गया। ठीक है, इसकी मुख्यालय और सदस्यता हम देखेंगे क्या होगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय गेट की ही भांति जेनेवा में स्थित है। वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 151 है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सदस्य देशों की संसदों द्वारा अनुमोदित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर की गई। अतः गेट की अस्थायी प्रकृति के कारण के विपरीत WTO एक स्थायी संगठन है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इफ्टा अर्थात यूरोपीय मुक्त व्यापार या फिर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इस व्यापार संघ का जन्म 1960 ईस्वी को हुआ, जो स्टॉकहोम में हुए एक वार्ता का परिणाम है। वर्तमान समय में इसके 6 सदस्य राष्ट्र हैं, जिसके अंतर्गत है नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड। 27 मार्च 1961 से इस संघ का सहयोगी सदस्य है। ग्रेट ब्रिटेन तथा डेनमार्क, जो इस संघ की स्थापना सदस्य थे, 31 दिसंबर 1972 को इसकी सदस्यता से त्यागपत्र देकर यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य बन गए, क्योंकि इस संस्था से उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना थी। फलतः यह कमज़ोर हो गया। इसकी कमजोरी का दूसरा कारण इन दोनों देशों की संयुक्त भौगोलिक स्थिति न होना भी है। इस संघ का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करना था, उपलब्ध स्रोतों का सर्वोत्तम उपयोग करने तथा आपसी सहकार द्वारा अपनी समृद्धि बनाए रखना है। इन देशों का बाहरी दुनिया से होने वाला व्यापार स्पर्धा के आधार पर जो निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता, जैसे स्विट्जरलैंड की घड़ी, से प्रभावित है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पारस्परिक आर्थिक सहयोग परिषद अर्थात काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। यह कम्युनिस्ट देशों की आर्थिक व्यापारिक संस्था है। यह पूर्व सोवियत संघ के तत्वावधान में उसी समय बनाई गई थी जब यूरोपीय साझा बाजार बनाने के प्रयास चल रहे थे। रूस एवं अन्य देश जैसे बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, पूर्वी जर्मनी, पूर्व चेकोस्लोवाकिया और अल्बानिया तथा मंगोलिया इसके प्रमुख सदस्य राष्ट्र हैं तथा क्यूबा एवं पूर्वी यूगोस्लाविया इसके सदस्य हैं। अब उत्तरी कोरिया भी इसका सदस्य बन गया है, लेकिन अल्बानिया व पूर्वी जर्मनी ने हाल ही में इसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। इस संस्था का मूल उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच व्यापारिक हितों तथा आर्थिक समस्याओं में समन्वय स्थापित करना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक देश में उपलब्ध कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान और अन्य स्रोतों को मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु एक फोरम तैयार करना है और उद्योगों में सहकार बढ़ाकर उद्योग एवं कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अफ्रीकी संघ।
किसी भी महाद्वीप की तुलना में गुलामी का सबसे गहरा जख्म अफ्रीकी देशों की दयनीय आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दशा देखने को मिलती है। पहले यूरोप के सत्ताधारियों ने अफ्रीका को अपनी सुविधा से टुकड़ों में बांटकर उनके संसाधनों को दोहन किया, और जब उन्हें आज़ाद किया गया तो कहीं पुनः बंटवारा का झगड़ा लगा दिया, तो कहीं आपसी वैमनस्य पैदा कर दिया गया ताकि ये पिछड़े देश उनके आर्थिक उपनिवेश बने रहें। इससे आज़ादी पाने के लिए अफ्रीकी देश अनेक संघों के निर्माण में जुटे हुए हैं ताकि आपसी सहकार से ये बाहरी दबाव को झेलते हुए अपना आर्थिक सामाजिक विकास कर सके। ऐसे संघों में पश्चिमी अफ्रीका आर्थिक समुदाय, पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक संघ, अफ्रीकी एकता संघ और अफ्रीकी ट्रेड यूनियन विशेष उल्लेखनीय हैं, लेकिन अभी ये अधिक सफल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, अब इसके बाद है राष्ट्रमंडल, जिसे कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है। तो सदस्य संख्या व क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से यह संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद विश्व का बृहत्तम संघ है, लेकिन यह कोई मजबूत संस्था नहीं है। इसके सदस्य वे सभी देश हैं जिन पर कभी ब्रिटेन का अधिकार था। ये सदस्य भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, घाना, नाइजीरिया, साइप्रस, जमैका, तंजानिया, कीनिया, टोगो, जंजाबीर, युगांडा एवं ट्रिनिडाद है। ब्रिटेन की रंग-भेद नीति के कारण दक्षिणी अफ्रीका, रोडेशिया तथा जाम्बिया इससे अलग हो गए। सन 1971 में पाकिस्तान ने भी इसकी सदस्यता छोड़ दी थी तथा बांग्लादेश इसका नया सदस्य बन गया था। यह सन 1989 में पाकिस्तान ने पुनः इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। इन राष्ट्रों में प्रायः सभी ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करते हुए ब्रिटेन से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध कायम रखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एपेक, जिसका फुल फॉर्म है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अर्थात एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संघ। इस संस्था की स्थापना 1989 में एशिया और प्रशांत तटीय देशों द्वारा आपसी आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई। इसे पूर्वतः संघात्मक रूप से 1992 में बैंकॉक बैठक के बाद दिया गया, जिसमें तय किया गया कि संस्था का मुख्यालय सिंगापुर स्थापित किया जाएगा। एपेक के सदस्य देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बैंकॉक बैठक में यह तय किया था कि सदस्य देशों में आपसी आर्थिक सहकार को बढ़ावा देने के साथ साथ सभी 19 सदस्य देशों के कुल घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए उचित मार्गों का अनुसरण किया जाएगा, क्योंकि इसके सदस्य समान आर्थिक स्तर के नहीं हैं, है ना। 1991 में ही दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में एक घोषणा पत्र का मसौदा स्वीकार किया गया था, जो सदस्य देशों के क्रियाकलापों को व्यवस्थित करता था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य निजी आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देना है और मुक्त व्यापार और अधिक से अधिक पूंजी निवेश के क्षेत्र में बढ़ावा देना है। 1994 की बैठक के बाद तय किया गया कि 2010 तक संपूर्ण क्षेत्र में मुक्त व्यापार व्यवस्था लागू की जाएगी और कम विकसित सदस्य देशों को औद्योगिक विकास के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। 1995 में ओसाका घोषणा पत्र, 1996 में मनीला प्रस्ताव के द्वारा सदस्य देशों ने 1997 से आर्थिक विकास कार्यक्रमों को ठोस आधार देने के लिए अनेक मंत्रणा समिति का गठन किया ताकि 2020 तक समान आर्थिक विकास स्तर सभी देशों में प्राप्त किया जा सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।